फ्रेंड्स, वेलकम टू रशदीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हमारे फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। ये ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं जो कि हम हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए देते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव के केस में हम इसको देते हैं। अगर किसी पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको ये कंट्रोल करता है और लो करता है। ये कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हैं, सो मेनली ये हमारे हार्ट और हमारे ब्लड वेसल्स पर एक्ट करती हैं, इसलिए ये कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये ड्रग्स क्या कहलाती हैं? एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, या फिर हम इनको शॉर्ट में ARBS भी बोलते हैं। A फॉर एंजियोटेंसिन 2, R फॉर रिसेप्टर्स एंड B फॉर ब्लॉकर्स, ARBs। इनको ब्लॉकर्स या फिर इनहिबिटर्स या फिर एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स नेम से ही क्लियर है, ये ड्रग्स क्या करती हैं? ये ड्रग्स एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। मीन्स एंजियोटेंसिन 2 जहाँ पर बाइंड होता है, जिन रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड होता है, ये उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है और एंजियोटेंसिन 2 को उन रिसेप्टर्स से बाइंड नहीं होने देती। अभी इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी आपको कि एंजियोटेंसिन 2 क्या है, रिसेप्टर्स क्या है, ये कैसे वर्क करती हैं ये ड्रग्स। ये जो मेडिसिन है, अब इस वीडियो में मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगी। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स को अर्ब्स क्या करते हैं? अर्ब्स ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। तो ये मेनली हम हाई ब्लड प्रेशर मीन्स हाइपरटेंशन के केस में देते हैं। जब भी हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो ये ड्रग्स क्या करती हैं? ब्लड प्रेशर को लो डाउन करते हैं, कम करते हैं और कंट्रोल करते हैं। और हम मेनली तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स किस में दी जाती हैं? हाइपरटेंशन के केस में, क्योंकि ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। हार्ट फेलियर के केस में भी दी जाती है, जिन पेशेंट का हार्ट फेलियर हो चुका है या फिर उनको कोई हार्ट अटैक आ चुका है ऑलरेडी, और दूसरा हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए भी ये ड्रग्स दी जाती है। सेकंड इंडिकेशन या फिर यूजेस इसका क्या है? हार्ट फेलियर के केस में दिया जाता है। क्रॉनिक किडनी डिसीज या फिर किडनी फेलियर इन डायबिटीज। किडनी फेलियर है अगर डायबिटीज पेशेंट को, टाइप 2 डायबिटीज को, उस केस में भी आर्ब्स दिए जाते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये कैसे एक्ट करते हैं इन डिसीज कंडीशन पर। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं आर्ब्स की। तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, हमेशा आपने याद रखना है कि ये जो ड्रग्स हैं, ये जो मेडिसिन हैं, इनके जो नेम है वो एंड होता है सार्टन से। किसी भी अगर ड्रग के पीछे सार्टन लगा हुआ है, SARTAN, सार्टन, तो वो ड्रग्स कौन से हैं? एर्ब्स ड्रग्स हैं वो, मीन्स एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं वो। तो जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है? लोसार्टन इंपॉर्टेंट ड्रग है, वेलसार्टन, कैंडेसार्टन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। देन इर्बेसार्टन, टेलमीसार्टन, ऑल्मेसार्टन एंड एजिलसार्टन। ये आप देख रहे हैं सबके जो एंड है वो किससे हो रहा है? सार्टन से। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर्ब्स हमेशा सार्टन से ही एंड होंगे। ये इनकी क्लासिफिकेशन है। देन हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आर्ब्स, कि जो आर्ब्स हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये कैसे एक्ट करते हैं बेसिकली। जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो थी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स पर, ACE इनहिबिटर्स पर। तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा सिमिलर है उससे, ये जो ड्रग्स है ये भी थोड़ी सी सिमिलर है। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स ACE इनहिबिटर से थोड़ी सी सिमिलर है, लेकिन कुछ मेन डिफरेंस है जो कि आर्ब्स को ACE इनहिबिटर से डिफरेंट बनाता है। अभी वो पढ़ते हैं कैसे हैं। आर्ब्स क्या करते हैं? एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले ये हाइपरटेंशन में फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं आर्ब्स के, वो भी जो ACE इनहिबिटर्स हैं हमारे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, उन ड्रग्स से आर्ब्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम हैं, इसलिए ये ज़्यादा अच्छी ड्रग्स भी हैं। देन ये इनका एक्शन क्या है? एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स मीन्स आर्ब्स, ये क्या करती है? ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को ब्लॉक करती हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है आगे। एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को ब्लॉक करती है कैसे? बाय ब्लॉकिंग द एक्टिवेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स टाइप 1। आर्ब्स क्या करते हैं बेसिकली? आर्ब्स एंजियोटेंसिन 2 को एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स पर बाइंड नहीं होने देते।
और रिसेप्टर्स भी कौन से, 81। तो 81 रिसेप्टर्स पर ये आर्ब्स जो है एंजियोटेंसिन 2 को बाइंड नहीं होने देते। सो ये डायग्राम से आप समझिए। सपोज ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने एक डायग्राम बनाया है। सपोज ये क्या है, 81 रिसेप्टर्स। सो ये वाले रिसेप्टर्स हैं जो कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक तो हमारे स्मूथ मसल सेल्स और वेसल्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, चाहे वो वेन्स और आर्टरीज हैं, उनके स्मूथ मसल सेल्स में 81 मीन्स एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स टाइप 1 प्रेजेंट होते हैं, और एड्रीनल ग्लैंड्स पर प्रेजेंट होते हैं एटसेट्रा। और भी बहुत जगह है जहाँ पर ये 81 एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर टाइप 1 प्रेजेंट होते हैं। तो रिसेप्टर तो आप समझते होंगे, रिसेप्टर मीन्स जहाँ पर कोई भी चीज़ आकर बाइंड होती है। रिसेप्टर मीन्स रिसीव करना। तो वो जो रिसेप्टर्स हैं एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर, वो एंजियोटेंसिन 2 को रिसीव करते हैं और एंजियोटेंसिन 2 वहां पर जाकर बाइंड हो जाता है। सो सपोज ये एंजियोटेंसिन 2 है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये एंजियोटेंसिन 2 टाइप 1 रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होता है यूजुअली। लेकिन आर्ब्स क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स इस एंजियोटेंसिन 2 को यहाँ पर बाइंड नहीं होने देते। वो यहाँ पर खुद अटैच हो जाते हैं और इनको एंजियोटेंसिन 2 को वहां पर बाइंड नहीं होने देते। जब एंजियोटेंसिन 2 टाइप 1 रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होगा तो फर्दर एक्शन नहीं होगा, मीन्स ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। अब ये क्या है, ऐसा होने से क्या होता है कि जो रास सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। रास क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अभी मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगी कि रास क्या होता है। रास समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स को समझने से पहले, स्पेशली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को समझने से पहले। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, आर्ब्स अलो योर वेन्स एंड आर्टरीज टू डायलेट, वेजोडाइलेशन। क्योंकि अगर A2 एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम है, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ब्लड वेसल्स को नैरो करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। और जब एंजियोटेंसिन 2 उस रिसेप्टर्स पर बाइंड नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन 2 का जो एक्शन है वो नहीं हो पाएगा, मीन्स ब्लड वेसल्स नैरो नहीं हो पाएंगी, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है। उससे उल्टा होता है, वेजो डायलेशन हो जाती है, वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है। ऑफ कोर्स जब ब्लड, अगर आप एग्जांपल लें एक पाइप का, अगर पाइप को आप दबाएंगे, उसको नैरो करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर, पानी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स प्रेशर हाई हो जाएगा। सिमिलरली जब ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं तो ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है। तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 को रिसेप्टर्स पर बाइंड नहीं होने देता, और जिससे क्या होता है, वेसल्स डायलेट हो जाती है नैरो होने की बजाय, और ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, रिड्यूसेस सिक्रीशन ऑफ वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन भी क्या है, वेसोप्रेसिन को ये उसकी सिक्रीशन को रोक देती है। तो वेसोप्रेसिन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को नैरो करता है, और अगर उसकी सिक्रीशन कम हो जाएगी तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। तो इन सब से क्या होता है, बेसिकली अल्टीमेटली इनसे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और जो हार्ट है उसको ब्लड को पंप करना ईजी हो जाता है। अब हम समझते हैं कि रास क्या होता है। सो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सो जब भी ये सिस्टम कैसे स्टार्ट होता है, जब भी ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, मीन्स ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम जाता है हमारी बॉडी में, या फिर फ्लूइड वॉल्यूम ड्रॉप हो जाता है, या फिर फ्लूइड वॉल्यूम मीन्स हमारी जो बॉडी है उसमें फ्लूइड का वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया है। ये कब होता है, मोस्टली जैसे हार्ट फेलियर का पेशेंट है, या फिर कॉर्नरी आर्टरी डिसीज है, ब्लड अगर जो कॉर्नरी आर्टरीज है जो कि हार्ट को पंप करती है उसमें कोई ब्लॉकेज है तो हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिससे कि फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा बॉडी में, और ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाएगा, क्योंकि हार्ट अच्छे से बॉडी को ब्लड पंप नहीं कर पाता। तो तब क्या होता है कि किडनीज एक्टिवेट हो जाती हैं बेसिकली। तो किडनीज इस चीज़ को सेंस कर लेती हैं, क्योंकि ब्लड ने कहाँ जाना है, किडनीज से ही फिल्टर होकर जाना है। तो किडनी देखती है कि ब्लड प्रेशर कम हो गया है, फ्लूइड हमारी बॉडी में कम हो गया है, तो वो क्या सिक्रीट करती है, रेनिन। रेनिन एंजाइम को ये सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है किडनीज। सो रेनिन एक एंजाइम भी है, हार्मोन भी है, तो वो किडनी से सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। रास, आर, फर्स्ट आर का क्या मतलब है, रेनिन। तो रेनिन सिक्रीट हो गया। रेनिन क्या करता है, लीवर से जो एंजियोटेंसिनोजन आता है, लीवर से कौन सा हार्मोन आ रहा है, एंजियोटेंसिनोजन, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 1 में। तो रेनिन जब एंजियोटेंसिनोजन पर
एक्ट करेगा तभी एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा। तो ए, जो सेकेंड लेटर ए है उसका क्या नाम है, एंजियोटेंसिन। तो एंजियोटेंसिन 1 अब किस में कन्वर्ट होना है, एंजियोटेंसिन सेकेंड में। वो कैसे होता है, एस से। एस क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 को, नेम से ही क्लियर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो कि लंग से रिलीज होता है, ये जो एस एंजाइम है ये लंग से रिलीज होता है। जो हमने लास्ट वीडियो में जो ड्रग्स पढ़े थे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, वो इस एस को ब्लॉक करते हैं। हम अब क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स, वो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो एंजियोटेंसिन 2 बन गया क्योंकि एस तो रिलीज हो गया लंग से। अब ये एंजियोटेंसिन 2 अब ये तभी एक्ट करेगा जब ये अपने रिसेप्टर्स पर बाइंड होगा। अब इसके रिसेप्टर्स कहाँ पर है, एक तो ये ब्लड वेसल्स पर है, ब्लड वेसल्स पर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, एड्रीनल ग्लैंड्स पर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो अब एंजियोटेंसिन सेकेंड नॉर्मली क्या करता है, इन ये जो ब्लड वेसल्स पर रिसेप्टर्स है यहाँ पर बाइंड हो जाता है और ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, वेजो कंस्ट्रक्शन कर देता है। क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा था, जनरली हमारी बॉडी में जब भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा था तो एंजियोटेंसिन 2 बन गया। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है ब्लड वेसल्स पर एक्ट होकर ब्लड वेसल्स को नैरो कर देगा और ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और दूसरी तरफ वो एल्डोस्टेरोन मीन्स एड्रीनल ग्लैंड्स पर एक्ट करके क्या करता है, उनको स्टिमुलेट कर देता है और एल्डोस्टेरोन का रिलीज करता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, किडनीज पर एक्ट करता है, फर्दर किडनीज पर एक्ट करके ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ये सॉल्ट और वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, रिटेन करने लग जाते हैं फिर किडनीज एल्डोस्टेरोन के प्रेजेंस में, और जिससे क्या होता है, फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बेसिकली ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो नॉर्मली ये होता है। अब ये हो रहा है, हमने इसको बंद करना है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हो गया है बॉडी में। अब हम क्या करेंगे, ये ड्रग्स क्या करेंगी, ये ड्रग्स कौन सी है, ये है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये एंजियोटेंसिन 2 को इनके जो रिसेप्टर्स हैं वहां पर बाइंड नहीं होने देंगी, ब्लॉक कर देंगी। जब एंजियोटेंसिन 2 वहां पर बाइंड नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, उसका उल्टा होगा, वेजो डायलेशन होगी, वेसल डायलेट हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, सोडियम और वाटर की रिटेंशन नहीं होगी, सोडियम और वाटर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होंगे जिससे फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो एंजियोटेंसिन 2 के बेसिकली क्या फंक्शन थे, कॉन्स्ट्रिक्शन करना, ब्लड वेसल्स को नैरो करना, किडनीज से वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाना, एल्डोस्टेरोन रिलीज होना, reabsorption of water by the kidneys, increase the volume of the blood by adding more water and constricting blood vessels, increasing blood pressure। तो दोनों चीजों से क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है और फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सॉल्ट इंक्रीज होगा, सॉल्ट एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा जिससे भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो अब यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कहता था कि ARBs क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 को बाइंड नहीं होने देते, कहाँ पर, AT1 मीन्स एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर टाइप 1 पर बाइंड नहीं होने देते, जिससे वेजोडाइलेशन होती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ARBs का। अब इसके यूजेस क्या हैं, इंडिकेशंस एंड यूजेस। सबसे पहले हाइपरटेंशन हमने पढ़ लिया, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है और सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, जिससे सोडियम और वाटर बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सेकंड, हार्ट फेलियर के केस में हम देते हैं, हार्ट फेलियर के केस में, या फिर अगर किसी पर्सन को पहले हार्ट अटैक आ चुका है तो उसको फर्दर प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं। क्यों देते हैं, हार्ट फेलियर में हम इसलिए देते हैं, अगर ब्लड प्रेशर कम होगा मीन्स ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो हार्ट जो है जब वो पंप करता है ब्लड, अगर ब्लड वेसल्स नैरो होंगी तो उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ब्लड को पंप करने के लिए नैरो ब्लड वेसल्स में। लेकिन अब क्या हो गया, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई हैं, सिस्टमिक रेजिस्टेंस कम हो गया है ब्लड वेसल्स, क्योंकि जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है तो जो रेजिस्टेंस है ब्लड वेसल्स पर, जो सिस्टमिक रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है।
अब हार्ट को क्या है, हार्ट आराम से पंप कर रहा है, अब उसको प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा, ज़्यादा वर्कलोड नहीं लगाना पड़ रहा। सेम अगर आपको एग्जांपल से समझाएं तो वही पाइप का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर पाइप क्या है, नैरो है और वो टैप से कनेक्टेड है, जो टैप है वाटर की उससे वो पाइप कनेक्टेड है, अगर वो पाइप नैरो है तो जब भी हम टैप ऑन करेंगे तो वाटर जो है वो अच्छे से नहीं जा पाएगा आगे। अगर वो हम पाइप को डायलेट कर देंगे, अगर वो पाइप डायलेट हो गया तो जो टैप अगर हम ऑन करते हैं तो वाटर टैप से आराम से आगे जा पाएगा। सेम ऐसे ही हार्ट को जब पंप करना पड़ता है ब्लड वेसल्स में, सिस्टमिक ब्लड वेसल्स में, आयोटा में या फिर कोई भी सिस्टमिक ब्लड वेसल में, तो हार्ट को बहुत प्रेशर से वर्क करना पड़ता है जब हाइपरटेंशन होती है बॉडी में, जब ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं। ब्लड वेसल्स को डायलेट करके हार्ट ईजिली वर्क करेगा, प्लस जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं वो भी डायलेट हो जाएंगी और हार्ट को भी प्रॉपर ब्लड मिलेगा। तो आफ्टर लोड भी कम हो जाएगा और प्री लोड भी कम हो जाएगा। ओवरऑल मीन्स हार्ट पर जो प्रेशर था वर्क का वो कम हो जाएगा। तो हार्ट फेलियर के केस में हम देते हैं, हार्ट फेलियर में ये हेल्पफुल है। देन आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक के केस में भी हम देते हैं। स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर कोई क्लोट फॉर्मेशन हो जाती है, तो अगर वो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो क्लोट जो है ईजिली जो ब्लड है वो ईजिली उस ब्लड वेसल से फ्लो हो सकता है, इसलिए स्ट्रोक के केस में भी हम इसको देते हैं। देन किडनी फेलियर इन डायबिटीज, क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो किडनी फेलियर अगर डायबिटीज का पेशेंट है, उसमें किडनी फेलियर हो चुका है, टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है, तो भी हम अर्ब्स देते हैं, क्योंकि अर्ब्स क्या करते हैं, जब भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होता है पेशेंट को, तो किडनीज पर भी उसका इफेक्ट देखने को पड़ता है, इसलिए हम ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं और किडनी फेलियर जो है वो डिले हो जाता है, उसमें वो हेल्पफुल होते हैं अर्ब्स ड्रग्स। देन आते हैं साइड इफेक्ट्स। सो क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव है, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम भी हो सकता है, जिसके कारण हाइपोटेंशन हो सकता है और डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है कि पेशेंट अगर लाई कर रहा है, बेड पर लेटा हुआ है और एकदम से अगर वो खड़ा होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, तो उसका ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप होता है। तो उसमें भी हमको ध्यान से जिन पेशेंट को हम आर्ब्स दे रहे होते हैं उनमें हमने मॉनिटर करना होता है कि पेशेंट को फेंटिंग ना हो जाए या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ना हो जाए। देन हाइपरकैलेमिया। सो आर्ब्स क्या करते हैं, बेसिकली वाटर और सोडियम को बॉडी से रिड ऑफ कराते हैं, मीन्स एक्सक्रीट आउट कराते हैं। वाटर और सोडियम बॉडी से निकलता है, लेकिन ये पोटेशियम को नहीं निकालता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होने लग जाता है। नॉर्मल लेवल क्या होता है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी जा सकता है आर्ब्स के केस में। तो अगर हम पेशेंट को आर्ब्स दे रहे हैं तो हमने उसका पोटेशियम लेवल मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि ये पोटेशियम को बॉडी से नहीं निकालता, ये पोटेशियम को बॉडी में ही रहने देता है, जबकि सोडियम को एक्सक्रीट आउट करता है, जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल बॉडी में हाई हो जाता है। देन है एंजियोडीमा, स्वेलिंग ऑफ द स्किन ड्यू टू बिल्डअप ऑफ फ्लूइड। तो एंजियोडीमा की कंडीशन भी हो सकती है, फ्लूइड का बिल्डअप हो सकता है इन ड्रग्स से, क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। लेकिन इनका जो साइड इफेक्ट है एंजियोडीमा का वो रेयर है, एस इनहिबिटर से इसका ये जो साइड इफेक्ट है ये कम है। देन है लेस साइड इफेक्ट्स देन एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स से इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं ये कम है, क्योंकि एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एस इनहिबिटर्स अगर आपने वो वीडियो देखी है तो एस इनहिबिटर्स ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज कर देते हैं बॉडी में, जिससे ड्राई कफ होती है पेशेंट को। जबकि यहाँ पर ये जो ड्रग्स हैं ये एंजियोटेंसिन 2 को बनने देते हैं, तो एंजियोटेंसिन 2 बन रहा है, लेकिन एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 को नहीं बनने देते, उसको भी एस इनहिबिटर्स एस को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिससे एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता और ब्रेडिकाइनिन का जो लेवल है वो बॉडी में हाई हो जाता है, जिससे कफ हो जाती है, ब्रोंकाइटिस पर वो एक्ट करता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ड्राई कफ नहीं होती आर्ब्स के केस में, तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो लेस हैं एस इनहिबिटर्स के कंपैरिजन में। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रेगनेंसी में हम नहीं देते इन ड्रग्स को, बहुत ध्यान से देते हैं, या फिर कोई और ड्रग इसके ऑल्टरनेटिव ड्रग देते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स क्या कर सकती हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट कोज कर सकती हैं बेबी पर। हाइपर सेंसिटिविटी, अगर आपको एलर्जी है इस ड्रग से तो नहीं देना। देन विद अदर पोटेशियम सप्लीमेंट्स,
अगर कोई पोटेशियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, वो डायरेटिक्स जो पोटेशियम को बॉडी से नहीं निकलने देते, उनके साथ इन ड्रग्स को अगर देते हैं तो पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है बॉडी में। देन क्वेश्चन विद अदर एंटी हाइपरटेंसिव्स, हमने ध्यान से देना है दूसरे एंटी हाइपरटेंसिव्स के साथ, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और अगर हम दूसरे एंटी हाइपरटेंसिव भी साथ में दे रहे हैं तो ब्लड प्रेशर सीवियरली डाउन हो सकता है, हाइपोटेंशन पेशेंट को हो सकता है। तो अगर 90 सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर हमारा 90 से कम जाता है तो हमने बहुत ही ध्यान से हमने या फिर होल्ड कर देना है ड्रग को उस टाइम पर, अगर 90 से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम जा रहा है तो। एक्सेसिव अल्कोहल, अगर एक्सेसिव अल्कोहल पेशेंट कंज्यूम कर रहा है इन ड्रग्स के साथ तो वो रिएक्ट कर सकते हैं आपस में। देन अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, सबसे पहले हमने हाइपोटेंशन के साइन देखने हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन अगर हो रहा है पेशेंट को, हमने ध्यान से पेशेंट को समझाना है कि आपने आराम से स्टैंडिंग पोजीशन में आना है, एकदम से सडनली खड़े नहीं होना। डिजीनेस के साइंस हमने देखने हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है वो हमने रूटीनली चेक करना है पेशेंट का, 90 से कम है तो होल्ड करना है ड्रग को। पोस्टरल हाइपरटेंशन या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करना है। देन हाइपरकैलेमिया के लिए हम मॉनिटर करेंगे पेशेंट का जो पोटेशियम लेवल है वो हम रेगुलर चेक करेंगे पेशेंट का। हाई अगर 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से हाई जाता है तो हमने ड्रग को होल्ड करना है या फिर अदर ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं। देन ECG शोज टॉल पीक टी वेव्स। हाइपरकैलेमिया के केस में क्या होता है कि जो ECG है उसमें जो टी वेव्स हैं वो टॉल और पीक्ड दिखाई देती हैं, तो ECG भी हमने रूटीनली पेशेंट की देखनी है और करनी है। देन है मोनिटर रीनल फंक्शंस। रीनल फंक्शंस हम देखेंगे क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं ये क्या है, किडनी पर, ये किडनी के लिए हेल्पफुल भी है लेकिन ये किडनी पर इफेक्ट भी डाल सकते हैं, साइड इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो रीनल फंक्शन हमने रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रेटिनिन का लेवल बॉडी में कितना है, ये सब हमने मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि अगर क्रेटिनिन और BUN का लेवल हाई है तो इट मीन्स किडनी जो है हमारी फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट नहीं कर रही, किडनी फेलियर हो चुका है, तो वो सब हमने मॉनिटर करते रहना है। लुक फॉर साइंस ऑफ एंजियोडीमा, एंजियोडीमा के साइंस भी हमने मॉनिटर करने हैं। और एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल हमने इन ड्रग्स के साथ नहीं लेनी। So if you understood this video then please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.